हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH वीडियो सीरीज़। तो प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी टेंस के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने टेंस की डेफिनेशंस की थी, टेंस के पार्ट्स और विद इन हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बारे में हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो अपना नया टेंस का अगला पोर्शन है, जो टेंस के पार्ट्स हैं, जैसे हमने कल उसको अलग अलग डिवाइड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आज प्रेजेंट टेंस को करेंगे। प्रेजेंट टेंस के जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हर प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हमने क्या किया था, इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। और आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनेट टेंस की। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये कल मैंने बता दिया था अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जो टेंस है वो इसको अपने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जैसे इंडेफिनेट, और इसका सेकंड पार्ट हमने किया था कॉन्टिन्यूस में, थर्ड पार्ट किया था हमने इसका परफेक्ट के रूप में, और फोर्थ किया था हमने परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो आज हमारे जो टेंस की बात अपने करते हैं, तो आज हम इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनेट टेंस जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इन प्लस डेफिनेट। इन प्लस डेफिनेट, इन प्लस डेफिनेट मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स अगर अपने हिंदी में बात करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है अनिश्चित। क्या निकलता है? अनिश्चित। कहने का मतलब है इंडेफिनेट टेंस के अंदर हम जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं वे हमें पर्टिकुलर उस टेंस के होने या ना होने का नॉलेज नहीं देते। और एक इसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है कि जो इंडेफिनेट टेंस होता है वो हम डेली फॉर्म के रूप में इसका यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की अगर बात करें पहचान की, तो हिंदी में इसकी पहचान होती है, हम इसकी बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। तो स्टूडेंट्स, इसकी पहचान होती है हिंदी के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में हमें ता है, ती है, ते है, ये सेंस मिलेगा तो हमें उस सेंटेंस की पहचान हो जाएगी कि ये सेंटेंस किसके रूप में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूप में है। अगर बात करें, कल अपने जैसे डिस्कस की थी कि हमने 2 प्रकार की वर्ब की बात की थी, एक तो हेल्पिंग वर्ब की और एक बात की थी हमने मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की जैसे मैंने आपको अलग अलग उसको आगे डिवाइड करके बताया था किस प्रकार से टेंस की यूज़ होती हैं और किस प्रकार की मॉडल्स की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अगर इसमें बात करें इस टेंस के अंदर पहचान, तो हमें पता चल गया कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होते हैं। इंडेफिनेट टेंस का मीन क्या होता है? अनिश्चित होता है। इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं वो रेगुलर फॉर्म में चलते हैं, ये किसी सेंटेंस का हमें निश्चित बोध नहीं करवाते। कहने का मतलब ये पर्टिकुलर हमें उसकी नॉलेज नहीं देते कि वो आगे जाकर उस सेंटेंस को यस या नो में कन्वर्ट किया गया है या नहीं, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा है, इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस की अगर अपने बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन आपको पता ही है कि मैंने आपको बताई है, ता है, ती है, ते है। अगर बात करें इसमें हेल्पिंग वर्ब की, तो प्यारे स्टूडेंट्स इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें डू और डज, ये 2 मेन हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर काम करती है। कौन कौन सी? एक तो करती है डू और एक करती है डज। अब अपने इस चीज़ का अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ लगती है और डज हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ थोड़ा मेंशन करवा देता हूँ। जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ व कोई भी प्लूरल नाउन हो, कहने का मतलब कोई भी बहुवचन के रूप में अपना सब्जेक्ट हो तो उसके साथ अपने इंडेफिनेट टेंस के केस में
कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डू का करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब पढ़ने को मिलती है। कौन कौन सी, डू और डज। डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ होता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ व प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन बोले तो ऐसा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट बहुवचन के रूप में है, प्लूरल के रूप में है, उसमें अपने डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब बात रही डज की। डज यूज होता है थर्ड पर्सन ही, शी, इट व कोई भी सिंगुलर नाउन दी हो, कोई भी सिंगुलर नाउन दी हो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं बेटा, डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इतनी बात समझ आई आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, इन प्लस डेफिनेट। इंडेफिनेट मीन्स क्या होता है, अनिश्चित होता है। इंडेफिनेट टेंस को कैसे अपने आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर अपने बात करें इंग्लिश के अंदर कि अगर मान लो अपने ये हिंदी में वाक्य ना दिया और कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए अपने को कुछ रूल्स हैं इसके, वो ध्यान में होने चाहिए। कि अगर ये तो एक बात रहेगी हिंदी स्ट्रक्चर्स की, मान लो हिंदी के अंदर ये वाक्य कोई दिया हुआ है तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन बात करें इंग्लिश के अंदर कि अगर सेंटेंस इंग्लिश टू इंग्लिश चले और हमें कैसे इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में है, इसकी अपने डिस्कशंस करेंगे। एक बार अपने हेल्पिंग वर्ब आपको मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद अपने इसको इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इंग्लिश में सेंटेंस दिया हो तो कैसे अपने को पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके भी मैं आपको इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो उनके अपने इंस्ट्रक्शंस पे डिस्कस करेंगे। एक बार डू और डज जो इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसको मैं फिर से बता देता हूँ कि जो डू हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी वो लगती है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे व कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ अपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डू के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। डज की बात आ जाती है जहाँ पर, तो डज का यूज होता है ही, शी, इट व कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। तो आइए अपने पता लगाते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, अपने अब किस चीज़ का पता लगाएंगे कि हाउ वी आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द डिजायर्ड सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू इफ, अगर अपने वो वर्ड, अगर वो सेंटेंस अगर अपने इंग्लिश टू इंग्लिश में पढ़ना हो तो वो अपने इसकी डिस्कस करते हैं। तो आइए उसके लिए आपको मैं इसके कुछ रूल्स बताता हूँ। उसके रूल्स रेगुलेशंस यही हैं कि कुछ अपने सेंटेंस की क्या होती है, डिमांड होती है, अपने को सेंटेंस का कुछ ऐसा मीनिंग निकल कर आता है। अगर उसकी इंग्लिश से अपने इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करें कि आइडेंटिफाई करना हो कि ये इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक जो वो सेंटेंस का मीनिंग है वो किस में होगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको रेगुलरिटी शो होगी। प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगी बेटा, रेगुलरिटी शो होगी। कहने का मतलब वो जो सेंटेंस होगा उसमें कोई नियमितता का, कोई कहने का मतलब कोई चीज़ रेगुलर वे में हो रही है, तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं कह दूँ, इसका एग्जांपल मैं एक बार आपको करवा रहा हूँ, हालांकि अपने इसके स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर से ही अपने एग्जाम्पल बनाएंगे। ये तो एक बार अपने आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि रेगुलरिटी के केस में अपने इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में है। तो देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आई टेक बाथ एट 5 AM डेली। तो यहाँ पर जो मेरी बात हो रही है, सेंटेंस का जो मीनिंग निकल कर आ रहा है बेटा, वो कोई एक दिन का नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ,
रोजाना 5 बजे क्या करता हूँ, स्नान करता हूँ, बात करता हूँ। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं कर रहा, ये रेगुलरिटी शो कर रहा है सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। हालांकि अब आपके अंदर ये कंफ्यूजन होगी कि सर अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी में सेंटेंस दिया होगा फिर उसकी इंग्लिश से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है चाहे वो हिंदी मीडियम है, दोनों की कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि आपको ना तो वहाँ पर ये ता है, ती है, ते है ये लिखा हुआ मिलेगा, ना आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये रेगुलरिटी के रूप में आ रहा है। आपको वहाँ पर एडवर्ब मिलेगी, सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ मिलेगी, एडवर्ब मिलेगी। वो अपने जब इसके स्ट्रक्चर्स के बाद बात करेंगे वो एडवर्ब से आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। एक बार तो मैं इसके आपको कहने का मतलब बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। अगर हिंदी में जानना हो तो ता है, ती है, ते है। अगर जानना हो इसको इंग्लिश में तो कहने का मतलब उस सेंटेंस के अंदर अगर बात करते हैं तो रेगुलरिटी शो होती है। हालांकि एडवर्ब के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो इसकी काफ़ी एडवर्ब ऐसी बनेंगी जिससे हमारे को ये सेंटेंस का पता चल जाएगा कि ये इंडेफिनेट टेंस के रूप में है। लेकिन एक बार सिर्फ इंग्लिश में एक सिंगल वर्ड के अंदर समझा जाए तो आप यही ध्यान रखोगे कि हिंदी के अंदर अगर अपने को पता होना है तो वो वाक्य के अंत में ता है, तिया होगा तो अपने कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। ध्यान रहे अभी तक अपने इसका स्ट्रक्चर लिखा नहीं है, अपने सिर्फ उसकी डिस्कस की है। हालांकि अपने स्ट्रक्चर इसका अभी सीखना है। अगर बात करेंगे इंग्लिश में तो वो रेगुलरिटी के शो करेगा ही वो सेंटेंस, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। चलो बात करते हैं अब अपने, ये तो एक पहचानने का मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। अब अपने वापस उसी चर्चा पे आते हैं। तो बेटा इसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी बताई थी, डू और डज वाली हेल्पिंग वर्ब बताई थी। कौन सी बताई थी, डू और डज वाली। तो एक बार फिर आप मेरे साथ थोड़ा सा इसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करते हैं। अपने जितना आपने कर लिया उसका अपने रिवाइज करते हैं। टेंस की डेफिनेशंस हो गई थी, टेंस के काइंड हो गए थे, टेंस के कितने टाइप्स थे हमने उसकी डिस्कस कर ली थी। उसके बाद टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, आई थिंक आपको ये भी मालूम होगा। उसके बाद हमने बात की थी सेंटेंसेस के रूम में, सेंटेंसेस के अंदर हमने बात की थी 4 टाइप्स के सेंटेंसेस में। उसके बाद हम आज सेंटेंसेस को कंप्लीट करके अपना टेंस का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। और टेंस के अंदर अपने सबसे पहले बात किसकी टेंस की कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर कितने प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी, डू और डज। डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ व कोई भी प्लूरल नाउन। कहने का मतलब सब्जेक्ट एक से अधिक है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, आप डू यूज करोगे। उसके बाद डज कोई सिंगुलर किसी व्यक्ति का जैसे नाम दिया होगा तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डज लगाते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डज का हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कौन से टेंस में यूज करते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर यूज करते हैं। अब रहती है बात मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कौन सी, डू और डज। मेन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये 2 इसकी मेन वर्ब भी होती है। ठीक है बेटा। हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी हो गई, डू और डज। मेन वर्ब कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या ई एस लगाओ। अब ये कहाँ लगेंगे वो तो अपने जब स्ट्रक्चर्स करेंगे तब उसके ऊपर डिस्कस होगी। एक बार ये एक बेसिक नॉलेज थी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, ओके। एक बार अपने फिर इसको मैं रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट मीन्स द वर्ड इंडेफिनेट इज द combinations of 2 words in plus definite, it means in हिंदी अनिश्चित। कहने का मतलब ये सेंटेंस कोई हमें निश्चित नॉलेज नहीं देती उस वाक्य की कि ये काम आगे जाकर पूरा
हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए इसका तीसरा पार्ट जो होता है परफेक्ट वो बना है, जो हमें इसकी पूरी नॉलेज देता है, इसलिए उसका नाम भी परफेक्ट है। लेकिन वो बात की बात है। एक बार अपने बात किसकी कर रहे हैं, इंडेफिनेट टेंस की। इंडेफिनेट टेंस की बात करें हिंदी में, तो हिंदी के अंदर अंत में क्या लिखा आता है, ता है, ती है, ते है, ये लिखा आता है बेटा। ओके, और उसके बाद अगर अपने बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश के अंदर अपने जो इसका सेंस निकल कर आता है पूरे के पूरे सेंटेंस का, वो रेगुलरिटी के फॉर्म के अंदर, रेगुलरिटी का हमारे को क्या करता है, सेंस देता है। उससे अपने को पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर वो वाक्य का जो मीनिंग है, उस वाक्य का जो सेंस निकल कर आता है, वो डेली फॉर्म के यूज में आता है। और उसके बाद अपने इसको स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। तो आइए बेटा अब अपने इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मेरे ख्याल से आपको पता चल गई होगी। तो आइए अब अपने इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं बेटा। तो आइए अपने डिस्कस करते हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, जिसको अपने कल बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, और जिस बच्चे ने अगर नहीं भी देखा हो तो वो वीडियो में जाकर देखे। सब्जेक्ट को अपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अलग अलग पार्ट के अंदर अपने डिवाइड करके पढ़ा था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या फिर क्या लगेगा, ईएस लगेगा। लेकिन किस वर्ब में एस लगेगा या किस वर्ब में ईएस लगेगा, इसके कुछ मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा, ताकि आपको इसमें भी डिफिकल्टी ना हो कि वर्ब के साथ एस लगना है या इस वर्ब के साथ ईएस लगना है। तो वो मैं आपको इसके कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट करवा दूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपने गौर की होगा, क्या आपने ये देखा होगा कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो आपने पहले डिस्कस की थी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है वैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, डू और डज होती है। लेकिन इस स्ट्रक्चर्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है बेटा, आपको मैं बात बता देना चाहता हूं कि पूरे टेंस के अंदर, ओके, टेंस की बात अगर अपने करते हैं तो एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल में, किसमें बेटा, सिंपल सेंटेंस के अंदर जहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है, वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब जो अपनी इसकी डू और डज की बात की है ना बेटा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं किसकी, डू और डज हेल्पिंग वर्ब की जो हमने यहां बात की है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर अफर्मेटिव, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कौन सा है, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बेटा। किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अपने कर रहे हैं, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना बेटा, ये जैसे सेंटेंस कौन से का, सिंपल सेंटेंस का, क्योंकि पार्ट तो इसके 4 होते हैं, जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन जो इसके अंदर सेंटेंस बनते हैं, क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, वो सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के रूप में बनते हैं, जो अपने कल आपको बताया भी था। तो सिंपल के अंदर अगर अपने बात करें तो जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है, वहां पर सिंपल कह दो, चाहे इसको अफर्मेटिव कह दो, और कई बच्चे इसको पॉजिटिव भी पढ़ते हैं, तो बात इसकी एक ही होती है। चाहे इसको सिंपल कह दो, चाहे इसको अफर्मेटिव कह दो, चाहे इसको पॉजिटिव कह दो, चाहे इसको सिंपल कह दो, ये एक ही रूप होता है। इसमें डू और डज का यूज नहीं होता बेटा। वो इसलिए नहीं होता कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू अगर अपने बात करते हैं ना, तो ये एस या ईएस के साथ इंक्लूड होता है। क्या होता है, इंक्लूड होता है। जैसे मैं बात करूं, दे डू प्ले, ओके, एक मैंने सेंटेंस लिख दिया, दे प्ले। अब यहां पे मैंने डू लगा दिया, तो यहां पे मैंने वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाया। यहां पर मैंने वर्ब के साथ एस या ईएस, तो यहां तो वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल के केस में, इसलिए अपने सब्जेक्ट इसका कोई दूसरा ले लेते हैं। मान लो मैंने यहां ले लिया, यहां पर मैंने ले लिया ही डज राइट।
और एक मैंने लिख दिया ही राइट्स। हो सकता है किसी हद तक, अगर अपने बात करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश की, तो आप ये कहीं पढ़ा हुआ देख सकते हो, लेकिन अगर अपने ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम क्या करेंगे कि डू और डज के साथ SEIS को नहीं लगाएंगे, और जहां पर हमारे को सिंपल सेंटेंस दिया होगा, मेरा कहने का मतलब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के फॉर्म में नहीं है, वहां पर आप डू या डज का यूज ना करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का करोगे। हालांकि यहां पर डज का यूज हुआ है और यहां पर SEIS नहीं लगा, बात वही बन गई जो अपने राइट्स लिखा है, लेकिन हम ग्रामर में किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले की बजाय। हालांकि किसी हद तक ये अपने आप में सही है। अब अगर ये अपने कहें कि गलत होता तो कैसे हो जाता कि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर रहे हैं डू और डज, और यहाँ पर राइट के साथ हम एस भी लगा रहे हैं, तो फिर ये गलत था। क्यों? क्योंकि डू और डज प्लस वर्ब के साथ SEIS ऐसा फॉर्मूला हमारे को अलाउ नहीं करता। तो ठीक है, बात आप फिर अपने वहीं आते हैं इंडेफिनेट के अंदर, स्ट्रक्चर में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रक्चर में किसका बेटा, सिंपल का। सिंपल में अफर्मेटिव बोल दो, पॉजिटिव बोल दो, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, डू और डज, जो मैंने अलग अलग आपको बता दी है कि डू का यूज कहाँ होता है और डज का यूज कहाँ पर होता है। अब अपने इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे डिटेल वाइज, ताकि हमारे को इसके सेंटेंस बनाने में और आगे इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करने में भी कोई डिफिकल्टीज ना आए। तो आइए बेटा अपने इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि वर्ब के साथ एस या ES कहाँ कहाँ लगता है। सपोज करो यहाँ पे मैंने आपको वर्ब दे दी गो, अब मुझे कैसे पता चले कि ये सही है या फिर ये, क्योंकि फॉर्मूले में तो अपने ऐसे लिखवाया था ना कि या तो एस लगेगा या ES लगेगा। तो इसके लिए अपने को कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इसके, उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना होता है। तो कैसे बेटा, देखो यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, जिस वर्ब के अंत में CH, SH, TH, X, O ये वर्ड आपको मिल गए, तो आप इसके साथ ES ऐड करोगे बेटा। क्या ऐड करोगे? ES ऐड करोगे। ओके, नंबर टू की बात करते हैं अपने। SEIS के रूल्स अपने पढ़ रहे हैं। CH, SH, TH, X, O इसके साथ क्या लगेगा? ES लगेगा। उसके बाद अपने नंबर 2 की बात करते हैं, वॉल्स। क्या? वॉल्स, जो कितनी होती हैं इंग्लिश में? 5 वॉल्स होती हैं, A-E-I-O-U। ये जिस वर्ब के अंत में आपको ये वर्ड मिल जाए, कौन कौन से बेटा? A-E-I-O-U, जिस वर्ब में इंक्लूड हो, लेकिन ध्यान रखना ऐसे नहीं है कि वो कहीं हो, होने कहाँ चाहिए? एंडिंग पोर्शंस में होने चाहिए। उसके साथ भी आप क्या जोड़ोगे? ES जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? ES जोड़ोगे। जैसे मैं आपको एक इसकी वर्ब का एग्जांपल और इन दोनों की बता देता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा बेटा, देखो टीच। क्या लिखा बेटा? टीच लिखा है मैंने यहाँ पे, और टीच ये देखो आ गया ना CH, ये रहा। अपने रूल के अकॉर्डिंग ही अपने इसको बनाएंगे। तो यहां पर मैं S नहीं लगाऊंगा, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? ES लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ES लगाऊंगा बेटा। बात करें यहाँ की, तो इसका भी अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दी वर्ब कौन सी? गो। अब कई बच्चे देखो, कई क्या वास्तव में हमने इसको पढ़ा ही गो है, एक्चुअल के अंदर गो प्रोनाउंस इसको नहीं किया जाता, गो होता है।
लेकिन हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, गो। गो इज रॉन्ग। क्या इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या बनती है, गो। क्या बनती है, गो। और गो के साथ क्या लगता है बेटा, ES लगता है, क्योंकि हमने रूल्स के अंदर क्या किया है कि वॉल्स AEIOU ये क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं ना, कल मैंने आपको बताया था। तो उसी हिसाब से अपने इसमें क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। क्लियर है इतनी बात। एक बार फिर अपने बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करता है बेटा। ओके। और इसमें क्या है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES ऐड होता है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर वर्ब के साथ एस या ES का अपने यूज करते हैं वहां पर डू और डज का हमने ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें टेंस करने हैं तो वहां अपने यूज नहीं करेंगे। हालांकि स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर बहुत से सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर भी आप एक चीज ध्यान दे लेना कि अगर डू और डज दिया हुआ है तो वर्ब के साथ एस या ES वहां भी नहीं लगेगा। अगर डू और डज सिंपल के केस में कहीं आपको पढ़ने को मिल जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी बेटा। लेकिन ग्रामर की अगर अपने ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अपने क्या करेंगे, डू और डज को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के फॉर्म में लगाएंगे। ओके। और अगर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES को यूज करना है तो वहां पर अपने डू और डज का यूज नहीं करेंगे। ऐसा ही आगे अपने जब इसकी वर्ब फिल करेंगे तो उसमें भी अपने इसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये मेरे ख्याल से आपको ES के तो रूल्स पता चल गए होंगे। बस ये दो चीजें आप ध्यान रखना कि वॉल्स के साथ ES लगता है और इन चीजों के साथ क्या लगता है, ES लगता है। अब रहेगी बात किस चीज की, अपने बात करें किसकी, कॉन्सोनेंट्स की। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स जितने भी इंग्लिश में होते हैं, ओके, कितने हो गए, 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे ना। आज आपको मैं कॉन्सोनेंट से और वॉल से जुड़ी हुई एक चीज और बताऊंगा बेटा, जो शायद बहुत सारे बच्चों को इसमें मालूम ना। वो बात ये है कि वॉल्स जो होते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ये दोनों आखिरकार निकल कर तो किससे आते हैं, ग्रामर अल्फाबेटिक लेटर से ही निकल कर आते हैं। एंड हाउ मैनी ग्रामेटिकल अल्फाबेटिक लेटर्स इन इंग्लिश, दे आर 26 अल्फाबेटिक लेटर्स प्रोड्यूस 44 साउंड्स। और वो जो 44 साउंड्स होते हैं ना बेटा, ये 5 जो वॉल्स होते हैं इसमें से 20 साउंड निकल कर आते हैं। कितने साउंड्स, 20। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा जो आप अपनी पॉकेट में डालने जा रहे हो अब। ओके। और कौन सा, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश में कितने होते हैं बेटा, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये कितने साउंड प्रोनाउंस करते हैं, 24 साउंड प्रोनाउंस करते हैं। ये आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी ग्रामर के अंदर, कहने का मतलब आपकी ग्रामर की नॉलेज के अंदर क्या होगी, एक प्रकार की कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी इसके साथ साथ। तो बात करें कॉन्सोनेंट्स, जितने भी व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स कहने का मतलब जितने भी व्यंजन हैं वो किसी वर्ब के अंत में आपको दिए होंगे तो क्या लगेगा उसके साथ, एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वर्क, क्या, वर्क। ये देखो मैं यहां बता देता हूं आपको, वर्क। तो वर्क का आप ये नहीं कर पाओगे, दिस इज रॉन्ग। आप क्या कर पाओगे, वर्क्स। ओके बेटा, ये इसका राइट बनेगा। ओके। तो आई थिंक आपको एस और ES का तो पता चल गया होगा। ऑब्जेक्ट का तो बेटा देखो कोई रूल्स है नहीं, जो ऑब्जेक्ट अपने को दिया होगा वो ही उसके अंदर अपने को यूज करना होगा। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस की बात करें, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। किस में बेटा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वो कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अगर बात करें इंग्लिश आइडेंटिफिकेशंस की तो अपने बात करते हैं कौन से की, इंडेफिनेट टेंस की, तो ये रेगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है।
ओके बेटा। अगर अब उसके बाद अपने बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो होती है डू और डज, मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सिंपल के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज होता है, और वो एस या ई एस इसलिए यूज होता है बेटा क्योंकि इसके अंदर डू या डज का यूज नहीं किया जाता। डू और डज हम अपने इंडेफिनेट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव और अदरवाइज नेगेटिव केस के अंदर यूज करेंगे। ठीक है जी। तो अब अपने स्ट्रक्चर को बेटा समझ लिया है, तो अब अपने स्ट्रक्चर से क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे। जितने भी अपने 2, 3, 4 जितने भी, आपके कहने का मतलब जब तक हमारा उसमें डाउट क्लियर नहीं हो जाता अपने उसके एग्जाम्पल बनाएंगे। और मेरे ख्याल से ये आपको स्ट्रक्चर इसका समझ आ भी गया होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सिंपल के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, अदरवाइज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ यूज होगा वो यहाँ अपनी डिटेल से आपको बता दिया। इसमें आप एक चीज और ऐड कर लेना, वो ये है कि ये 2 रूल तो हो गए किसके बेटा, ये 2 रूल तो हो गए वर्ब के साथ ई एस के। ये किसका हो गया, एस का। और सबसे जो मेन इसमें बात है वो मैं आपको और नोट करवा देता हूं। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें डेफिनेट टेंस की, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्या इंस्ट्रक्शन है, कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो आई, वी, यू, दे, वह, कोई भी प्लूरल नाउन में सब्जेक्टिव के रूप में हो। कहने का मतलब ऐसा नाउन या ऐसा सब्जेक्ट जो आई से शुरू हो रहा है, वी से शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, ठीक है, दे से शुरू हो रहा है, या कोई प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन समझते हो बेटा, बहुवचन संज्ञा। कहने का मतलब सब्जेक्ट जो है जिसका एक से क्या है ज़्यादा है, ऐसे वाले सेंटेंसेस के अंदर जो ये सब्जेक्ट के रूप में अपने को दिए होते हैं, वहाँ पर इंडेफिनेट टेंस में, कौन से टेंस में, इंडेफिनेट में, क्योंकि अपना इंडेफिनेट ही चल रहे हैं ना, इंडेफिनेट टेंस के अंदर वहाँ पर इंडेफिनेट टेंस में एस और ई एस नहीं लगते। इन इंडेफिनेट टेंस के अंदर वहाँ पर एस और ई एस दोनों ही नहीं यूज होते। कौन से में बेटा, दो सेंटेंस विच आर बिगिन विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज नेवर इंक्लूडेड विद एस और ई एस इन ए ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग वी इंडेफिनेट, प्रेजेंट, इंडेफिनेट टेंस। किसके अकॉर्डिंग बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे व प्लूरल के रूप में होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ लिखूँ, जैसे मैं खेलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मैं खेलता हूँ, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगा आई प्लेस, रॉन्ग है ये। क्यों, सब्जेक्ट क्या है इसका, आई है, और वर्ब के साथ मैं यहाँ पर एस यूज नहीं कर सकता। मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता आई डू प्ले, ये भी गलत है। मैं इसको कैसे लिखूंगा, आई प्ले। ग्रामर के अंदर मैं टेंस में इसको कैसे लिखूंगा, आई प्ले। और हो सकता है कहीं ना कहीं अगर अपने बात करें कि आई डू प्ले, सुन सकते हो या सुना होगा या आपने देखा होगा, लेकिन मैं उसकी आपको यहाँ परमिशन नहीं देने वाला। मैं आपको अगर स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अपने चलेंगे तो मैं उसको आपको यही कहूँगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, लेकिन यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है,
आई के रूप में है। तो समझ आ गया ये। अब अपने इसके एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। तो आइए अपने इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं किसकी, इसके स्ट्रक्चर से बेस पे अपने इसका एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस एस के अपने रूल्स इसके पढ़ लिए, सब्जेक्ट अपने को पता ही है। तो अब अपने इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे राम क्रिकेट खेलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसको अपने इसी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमने कई बार देखा है कि जिसमें क्या अपने एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, हालांकि वो अपने इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर एक बार नहीं आ रहे। तो मेरा भी यही आप लोगों को इंस्ट्रक्शन रहेगा कि मैं एग्जाम्पल भी एक बार वही लूँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये रूल ही अप्लाई कर देने से वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स या फिर कोई प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि स्ट्रक्चर्स के अलावा बच्चे को, आपको ये नहीं पता चलेगा कि सर इसमें 2 कहाँ पे आ गया जी, 4 कहाँ पे आ गया। इसलिए अपने कोशिश यही रहेगी कि एक बार अपने सेंटेंस भी वही लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस पे ही अपना वो सेंटेंस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अपने सबसे पहले क्या इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। राम क्या अपने आप में सब्जेक्ट है, ओके। क्रिकेट अब क्या है, क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट ही है, ओके। क्रिकेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिकेट वर्ब तो हो नहीं सकती, वर्ब तो क्रिया होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है। यहाँ पे वो कर्म कौन सा कर रहा है, क्रिकेट वाला कर रहा है ना, तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट ही होगा। और खेलना ये क्या है बेटा, ये वर्ब है, ओके। और अपनी देखो वो आइडेंटिफिकेशन ध्यान करो, हमने स्टार्टिंग में इसको क्या लिखवाया था कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में क्या दिया हो, ता है, ती है, ते है दिया हो, वो कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो सारी डिमांड इसकी पूरी हो रही है। अब अपने इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम। फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है बेटा, यहाँ पे खेलना, इसको प्ले बोलते हैं। अब उसके साथ एस या ईएस लगेगा, क्या लगेगा, एस या ईएस, दोनों नहीं लगेंगे। कहीं आप ऐसे कर दो कि सर ऐसे क्या, नहीं, एस या ईएस में अपने को एक ऑप्शन चुनना है, ओके। और वो उसके अपने ऊपर डिटेल से अपने डिस्कस कर भी लिया कि एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ यूज होता है। तो वाई दिया हुआ है, ये वॉल्स है या कॉन्सोनेंट्स है, डेफिनेटली ये कोई अपने कह ही नहीं सकते है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स ही है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ओके। उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ना, तो ऑब्जेक्ट अपना क्या है, क्रिकेट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो था उसके बेस पर हमने इसका एग्जाम्पल सेट कर दिया। क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम क्रिकेट खेलता है, राम सब्जेक्ट था, क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, खेलना क्या है, वर्ब है। और ये उसकी अकॉर्डिंग टू जैसे ही अपना फॉर्मूला था वो हमने नीचे इसको यहाँ पे इसका सेटअप कर दिया। ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जितना भी मैंने आपको ये बताया आज के वीडियो में, ये सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके कुछ और एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे, साथ में इसकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और वो WH वर्ड सभी प्रकार के सेंटेंसेस पे इसकी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।